क्लियर हो रहा है? तो पहले से दिया गया, दोनों में अंतर ही तो बताया आपको। एक है कि अभी जैसे कोविड पहले तो था नहीं, जब संविधान बना तो ऐसी महामारी का तो कुछ वो था नहीं कि ऐसे कुछ हो सकती है, या जो साइंस टेक को लेकर के विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो या अंतरिक्ष स्पेस में को लेकर के पहले इस तरह की नहीं सोच थी ना। 75 साल पहले लोगों की इतनी होड़ तो थी नहीं, तो उस समय जब संविधान बना होगा कोई 100 साल पहले संविधान, तो 100 साल पहले की कुछ बेसिक जरूरतें अलग नहीं होंगी, ठीक है। तो वो कानून उस समय जब नहीं था, तो संविधान को बना हमारा, क्लियर है। फिर बाद में जब हमारा संविधान बन, जब उसमें दिक्कतें आने लगी तो उसको कुछ कानून बना करके उसमें ऐड कर दिया गया। अब चूंकि निर्वाचन से संबंधित है, तो निर्वाचन की नियमावली जिसमें रहेगी उसी में मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक कानूनी अधिकार मिल जाएगा, ठीक। अभी आप लोगों ने केशवानंद भारती नाम केरल राज्य में देखा कि प्रस्तावना उद्देशिका है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। तो फिर वो सरकारें अपना इस तरह का जब कार्य करती हैं तो न्यायपालिका उसमें कर करके फिर अपना कार्य कर देती है। हालांकि ये सब जो कानून बनाती है सरकार बना देती है, कि सरकार कैसे बनाती है कि ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को करती है। तो वही कानूनी और संवैधानिक में यही अंतर आपका हो जाए, ठीक है। मूल अधिकार, ठीक है, ना कि संवैधानिक या मूल अधिकार, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। कि ये कैसा अधिकार है, आप इसमें से आप कह सकते हैं कि इसको ऐसे विधिक ना कह करके इसको कहिए आप मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। समझ रहे हैं ना सभी लोग? देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि ये तो हमारा कानूनी वैधानिक अधिकार है, कोई व्यक्ति में उठता है तो कानून सरकार ने बना रखा है, उसके हिसाब से हम अपना लड़ सकते हैं उस व्यक्ति से, है ना। कानूनी वो सजा पाएगा, गर्भ सिद्ध कर ले जाते हैं तो वो सजा पाएगा। जब हमारा संविधान बना तो अगर उसमें जो जो बातें लिखी रहती हैं, जो संविधान बनता है का मतलब जो बना हुआ है किसी भी देश का संविधान हो, उसके मूल संविधान में बातें अगर नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, वो संवैधानिक चीजें हो जाएंगी। तो ये नहीं था, मतदान का अधिकार हमारे यहाँ संवैधानिक अधिकार नहीं था, क्लियर। ना ही फंडामेंटल राइट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मतदान का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, क्लियर। तो ये दोनों नहीं है, मतदान देने का जो अधिकार है तो ना तो संवैधानिक अधिकार है ना ही मौलिक अधिकार है। एग्जाम में देता है आप समझिए, हाँ, तो ये नहीं देगा, उसमें या तो दिया होगा वैधानिक या तो कानूनी, जो दिया होगा आप उसको करेक्ट कर देंगे, यानी कानूनी अधिकार है। और वैधानिक अधिकार क्यों नहीं है मतदान देने का अधिकार, क्योंकि संविधान के मूल संविधान में इसका उल्लेख है, मूल संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसका ये लाइन आपको कितनी बार पूछे नहीं, क्या जरूरत है मौलिक बनाने की, जब काम आपका चल रहा है तो मौलिक आप कैसे बना देंगे किसी चीज़ को, हर चीज़ को मौलिक बनाएंगे तो फिर तो हो जाएगा ना, मौलिक होता रहेगा सब कुछ, होना तो बहुत कुछ चाहिए। सरकारें जो नीति निर्माता है वो सोचेंगे ना, आपके हिसाब से आप ओपिनियन अपनी वहाँ पर चीज़ें रख सकते हैं कि ये इसके लिए हित हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब मौलिक अधिकार बनाने की क्या जरूरत है, इसमें मौलिक अधिकार जब आपका कानूनी अधिकार से मिलकर काम चल रहा है, अब भाई कोई रोकेगा, यदि आपको कोई रोकता है तो कानून उस स्थिति में भी होगा। अब ये कानून तो है, अब कानून तो ऐसा नहीं कि नहीं आपको कोई रोक देगा, तो कानून है। अब जब वो संविधान बना होता तब वहाँ पर संवैधानिक हो जाता, यानी कि जब देखिए कुल मिला के बात है कि जब कोई चीज़ बन रही है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो संवैधानिक है, बाकी सारी चीज़ें जो बाद में उसमें ऐड की गई वो संवैधानिक है। चलिए आगे देखते हैं। उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के, निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 भाग इस भाग में है भाग 15 अनुच्छेद 324 से 327
329 का, ठीक है। ये बात हमारे अनुच्छेदों में कही गई है। कौन है? निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद भाग 15 आर्टिकल अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 का के मध्य में ये बातें बताई, ठीक है। ये अनुच्छेद 329 में किया गया है। किंतु भाग 15 में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया गया है। अपितु केवल निर्वाचन की विधि और निर्वाचन आयोग उसके अधिकारों, शक्तियों एवं कृत्यों के बारे में मोटे तौर पर प्रावधान किए गए हैं। चेक कर लें। आर्टिकल 327 अनुच्छेद 327 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। ठीक है। संसद को राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधान, ठीक है, प्रावधानों को अधिनियमित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चों। राजनीतिक एकरूपता या समरूपता की मांग कांग्रेस ने 1931 में अपने कराची अधिवेशन में किया था। तथा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग साइमन कमीशन के समक्ष 1928 में किया था।
बी आर अम्बेडकर ने चुनाव को समाज के सबसे पीड़ित वर्ग का हथियार, बी आर अम्बेडकर ने चुनाव को समाज के सबसे पीड़ित वर्ग का हथियार माना था, सबसे पीड़ित वर्ग का अधिकार माना था। इससे राजनीतिक कानूनी समानता, इससे राजनीतिक कानूनी समानता स्थापित होने की बात कही गई थी। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करें। आर्टिकल 3 to 8 328 में क्या बात उल्लेख किया गया है उसको देखते हैं। राज्य विधानमंडलों को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति है, निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल अपने किसी सदन या सदनों के राज्य विधानमंडल अपने किसी सदन या सदनों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर विधि बना सकती हैं जिस पर संसद उपबंध नहीं करती है, जिस पर संसद उपबंध नहीं करती है। ठीक है, जैसे यानी कि राज्य विधानमंडल को भी ये पावर दी गई है कि अगर संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है इससे संबंधित तो वो राज्य विधानमंडल भी अपना कानून बना सकता है। ठीक है, ये पावर उनको दी गई है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संसद द्वारा निर्वाचन से संबंधित, संसद द्वारा निर्वाचन से संबंधित विस्तृत उपबंध निम्नलिखित उपबंधों के तहत किए गए हैं। निम्नलिखित उपबंधों के तहत किए गए हैं। जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब डाउन करके लिखिएगा बच्चों कि सरकार ने निर्वाचन के संबंधित जो संसद है इसने कब कब कानून बनाए, तो सरकार चाहेगी तभी संसद में बनेगा, है ना। सरकार अपना लाएगी, क्योंकि बहुमत वाली जो संस्था होती है वो गवर्नमेंट ही होती है ना, तो सबसे नीति वगैरह बनाने का काम कौन शुरुआत करेगा, ये सरकार ही करेगी। अब उसमें बाकी दलों के लोग भी सहमत होंगे तो काम हो पाएगा, और नहीं होंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। कुछ एक विधेयक ऐसे हैं, कुछ एक ऐसे कानून हैं जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं तो सरकार कर सकती है, लेकिन जो विशेष बहुमत वाले हैं उनके लिए तो और बाकी विपक्षी लोगों का भी सहमत होना जरूरी है। तो ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, विशेष अधिनियम के तहत ही, विशेष कानून के तहत ही प्रावधान में किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। फिर अगला है बच्चों राष्ट्रीय या ऐसे नहीं, इसको कर लीजिए राष्ट्रपतीय योग उपराष्ट्रपतीय, ये कर लीजिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, राष्ट्रपतीय योग उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952
1952। परिसीमन अधिनियम नेक्स्ट है बच्चों, परिसीमन अधिनियम 1962, 1962। परिसीमन अधिनियम 1972, परिसीमन अधिनियम 1972। परिसीमन अधिनियम बताया ना, 62 में है और 72 में है, दो बार है परिसीमन अधिनियम। उपर्युक्त अधिनियमों के अतिरिक्त समय समय पर बनाए गए, उपरोक्त अधिनियमों के अतिरिक्त समय समय पर बनाए गए विभिन्न नियमों एवं आदेशों, विभिन्न नियमों एवं आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन व्यवस्था को अमल में लाया जाता है। चेंज करें, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, ऐसे कर लीजिए, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, यानी ये हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे लिखा है आप लोगों ने, एक अस्थायी निकाय है ना, तो अस्थायी के चुनाव तो रोज होते नहीं, चुनाव तो रोज नहीं होते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश में 5 साल के लिए चुनाव हो गया है ना, लेकिन मध्यावधि के चुनाव भी बहुत सारे होते रहते हैं, और बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं कि किसी सदस्य की अनुपस्थिति में न रहने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर, या जो भी उनकी सदस्यता छीन ले जाने पर पुनः निर्वाचन किया जाता है। तो ये जो संस्था है निर्वाचन आयोग, ये अस्थायी संस्था है, हमेशा बनी रहती है, क्योंकि किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। पूरे भारतवर्ष में चुनाव तो होते रहते हैं समय समय पर, कोई सदस्य उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है, नए चुनाव किए जाते हैं, रोज राज्यसभा के चुनाव कराए जाएंगे, राष्ट्रपति के चुनाव होते रहेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते रहेंगे, तो कहीं न कहीं कुछ महीनों के अंतराल पर या वर्षों, एक आध वर्ष में जरूर कहीं न कहीं, जैसा भी उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसके पहले आपने देखा 5 राज्यों के पहले चुनाव थे, फिर आगे चल करके अगले वर्ष में फिर और कुछ राज्यों के चुनाव होंगे। तो ये एक अस्थायी निकाय है, ऐसा नहीं है कि जब चुनाव की जरूरत पड़ती तो गठन किया जाता है, ये अस्थायी रूप से हमेशा बने रहते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए ना, पढ़ाई तो सभी, जिससे जो भी चीज़ें होंगी, अगर स्टेट का चुनाव है या सेंट्रल का चुनाव है, तो वो जो संचित निधि है उस पर वो भारित होगा। ये जो राज्य क्या हो रहा है, हाँ, तो सारी चीज़ें जहाँ पर होगा ना, जब स्टेट की बात आ गई तो स्टेट के संचित निधि से जाएगा। तो चलिए सब आगे चल करके भी दौर पे देखेंगे ना, चूँकि अभी शुरुआत में देख रहे हो, आगे देखोगे। तो ये सब चीज़ें, जब भी कोई भी इस तरह के जो कार्य होते हैं, स्टेट में है तो स्टेट के होंगे, और सेंट्रल में है तो सेंट्रल के होंगे, ठीक है। सेंट्रल का अगर कोई कार्य हो रहा है तो धन उन्हीं के ऊपर से जाएगा ना। और ये सब जब भी चुनाव होते हैं, इसी कारण से तो बार बार जब चुनाव की प्रक्रिया आती है तो उसमें वित्तीय धन का बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो उस पर भी महंगाई वगैरह भी चुनाव के बाद में पड़ती है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, तो ये चीज़ पड़ती रहती है। ये एक बड़े खर्चे का विषय होता है। पूरी तरह से आप देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरी पुलिस प्रशासन व्यवस्था को पूरी तरह से इसी में केंद्रित कर दिया जाता है, और 1 महीने पहले ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है। तो उसमें सारी चीज़ें, ये सब व्यवस्था, जैसे आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं घर पे, छोटी से छोटी पार्टी, तो उसमें क्या धन का खर्च होता है ना, लोगों का खर्च होता है। अब लोग, जैसे अब आपके घर के लोग तो फ्री वाले हैं, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो
कर्मचारी क्या, जितने भी पुलिस फोर्स है, जितने भी सीआरपीएफ है या जो भी बटनी बटालियन, जो भी कर्मचारी हैं, वो सारे लोग इसी काम में लग जाते हैं ना। तो इसका मतलब है उनको जो सैलरी दी जाती है वो कहाँ से जाएगी, सरकार के ऊपर ही वहन होगा ना, वरना अतिरिक्त कार्य कराया जाता है उनसे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर के अलावा वो दूसरा लॉ एंड ऑर्डर भी देखने लगते हैं। जैसे चुनाव का जब दौर आ जाएगा तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हो जाएगी बूथों को सुरक्षित करना और तमाम सारे अतिरिक्त कार्य पड़ जाते हैं। तो एक महंगा एक व्यवस्था पड़ती है चुनाव वगैरह में। अगर बार बार चुनाव होना एक तरह से कहीं महंगाई की मार पड़ती ही जाती है। चुनाव होने से बहुत बड़े वित्तीय धन की भी इधर उधर खपत हो जाती है, ठीक है, जो कि एक तरह से कहिए कि केवल प्रतिनिधि चुना जाता है ना, कोई उस तरह का तो कार्य होता नहीं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में तो ये करना मस्ट है, क्योंकि आपने वो व्यवस्था को अडॉप्ट ही किया है तो उसमें करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारा आपका जन्मदिन होता है, उसमें क्या करते हैं हम, अपने कितनी भी गरीबी कितनी भी परेशानी हो तो उसमें हम करते हैं। उसी तरह से लोकतंत्र है तो लोक में चुनाव एक महत्वपूर्ण पर्व है तो उसमें तो हमें खर्च करना ही पड़ेगा। तो धन होता है, और ये धन जो होगा, जिसका होगा, बर्थडे आपका होगा तो खर्चा आप करेंगे, तो जिस राज्य का होगा उस तरह से होगा, और सेंट्रल स्तर पे तो उस तरह की चीज़ें होंगी। चलिए ठीक है, आगे हम लोग करते हैं संविधान। स्थायी संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्य कर्तव्य क्या काम होता है भाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है ना। ठीक है, इसका प्रमुख कर्तव्य या प्रमुख कर्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाना होता है। निर्वाचन करवाना, चुनाव नहीं, निर्वाचन। इसका प्रमुख कर्तव्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराना है। निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराना है। वह संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। आर्टिकल 324(2) में क्या कहा गया है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो चुनाव आयोग है कितने सदस्यीय निकाय है, तो समय समय पर क्या होता है, जब हमारे यहाँ शुरुआती तौर पर चुनाव हुआ 1950 में, आपने देखा जब पहली बार हुआ तो निर्वाचन आयोगों की संख्या में पहले एक निर्वाचन आयोग होते थे, समय समय पर परिवर्तित होते रहे, 2 निर्वाचन आयोग, 3 निर्वाचन आयोग। तो अभी क्या है, इस समय 1 निर्वाचन आयोग और 2 उनके सहयोगी, ठीक है। तो इस समय 3 व्यवस्था है, तो उसके लिए प्रावधान समय समय पर राष्ट्रपति महोदय करते रहते हैं। आगे देखिए, इसमें आर्टिकल 324(2) करिए, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 324(2) में बताया गया है, कहा गया है या के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा इस संबंध में निर्मित कानून के अनुसार करता है।
के अनुसार करता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने की दशा में, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने की दशा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से आयोग को सहायता देने के लिए, परामर्श से आयोग को सहायता देने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है। नियुक्त करता है। पैराग्राफ चेंज करें, लिखिए 1989 में या 1989 तक, ठीक है। गठन तो 25 जनवरी, एग्जाम में भी क्वेश्चन बेसिक तौर से पूछता है, 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था और वहां से लेकर के 89 तक जो जितने भी चुनाव हुए हैं, यानी एक केवल चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, ठीक है। अभी क्या है, 3 चुनाव आयुक्त है एक तरह से कहिए, लेकिन एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी 2 उनके सहयोगी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है 89 तक, यानी कि आप स्टार्टिंग से मानेंगे 89 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था या एक सदस्यीय था। 89 तक, 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर 1989 को, 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान के तहत, यानी 16 अक्टूबर 1989 में जो प्रावधानित किया गया कि 2 और सदस्य होंगे, उसके तहत जो किया गया वो कौन कौन से लोग नियुक्त किए गए उनके बारे में है। एग्जाम में क्वेश्चन से भी पूछा है। प्रावधान के तहत श्री एस धनोवा एवं श्री बी.एस. सैंगल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। किंतु सरकार के इस निर्णय की तीव्र आलोचना के कारण, किंतु सरकार की तीव्र आलोचना के कारण यह अधिसूचना निरस्त कर दी गई। यह अधिसूचना निरस्त कर दी गई और 1 जनवरी 1990 और 1 जनवरी 1990 से निर्वाचन आयोग पुनः, 1 जनवरी 1990 से निर्वाचन आयोग पुनः एक सदस्यीय हो गया। निर्वाचन आयोग पुनः एक सदस्यीय हो गया।
1 अक्टूबर 1993 में, पैराग्राफ चेक कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर 1993 में देखिए ये जो सदस्यीय निकाय है, यानी कि जो 3 सदस्य 2 सदस्य किए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा? जैसे 3 सदस्य जब होंगे तो 2 इसके फायदे हो सकते हैं, दूसरे नुकसान हो सकते हैं। फायदा ये हो सकता है कि कार्यभार बहुत बड़ा है, तो कार्यभार को संचालित करने में चूंकि भारत बहुत बड़ा, मान लो अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो पूरे भारत में होगा और सारी व्यवस्था देखने एक व्यक्ति के बस में थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन एक नुकसान भी होता है कि जैसे अगर मान लो कि कोई व्यक्ति किसी सरकार से प्रभावित होकर के सरकारें ही राष्ट्रपति महोदय को कहती हैं और तभी हो पाते हैं कोई चुनाव आयोग, है ना। तो अगर उस तरह से कह रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा है कि 89 में 2 लोगों को जब नियुक्त कर दिया गया तो सरकार की बड़ी आलोचना की गई इसमें। तो आलोचना का मतलब ये है कि ये जब रहेंगे तो कहीं कहीं नियुक्त किए गए हैं, कुछ चुनाव आयोग बना दिया गया है, एक बहुत बड़ा पद ये होता है। इस पद पे आ जाएंगे तो जिसने किया है तो उसके हित में भी कार्य कर सकते, तो सरकार ने पुनः इसको किया। हालांकि धनोवा साहब फिर कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद में और बड़ा उस पर चला, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि भाई राष्ट्रपति को ये पावर है और इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो उनका यही अपना मतलब था कि भाई हमको कैसे मतलब नियुक्त किया गया, तो कैसे इस सारी चीज़ों किया गया, तो जो पावर जिसके पास है चाहे आपको आज नियुक्त कर दे, कल आपको निकाल दे। तो इस पर एक बड़ा विवाद भी था, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा विषय का नहीं है, बट यह विवाद में यह निर्णय दे दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये राष्ट्रपति का विषय है। यानी कि कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यदि संसद चाहे तो 2 सदस्यीय करे, उसकी पावर थी, उन्होंने 2 सदस्यीय निकाय कर दिया, उनकी पावर है तो 1 सदस्यीय निकाय फिर से कर दे रहे, उसमें क्या है। चूंकि कोई भी कार्य कार्यपालिका हमारी करती है तो किसके नाम पे करती है? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के नाम से होगा, करेंगे प्रधानमंत्री चीजें सजेस्ट करेंगे, राष्ट्रपति उसको कार्यपालिका का प्रधान वही होते हैं ना। जैसे आप देखेंगे तो संसद में आप देखेंगे तो संसद सारे कानून जब बना देती है तो राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति अधिकार राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे, तो राष्ट्रपति को सारी शक्ति देगी। ये बात की। आगे चले बच्चों, 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्यीय बनाया गया। ऐसे कर लीजिए, बहुसदस्यीय बनाया गया या बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। तथा एस.एस. गिल व जी.बी.जी. कृष्णमूर्ति M.S. गिल व जी.बी.जी. कृष्णमूर्ति को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। तत्पश्चात संसद ने, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके एक कार्य कर दिया। अब संसद क्या करेगी, इसकी प्रमाणिकता के लिए कानून बना दे रही है। ठीक है, देखिए, तत्पश्चात संसद द्वारा इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इस अध्यादेश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त इन ब्रैकेट सेवा शर्तें ब्रैकेट बंद अधिनियम 1993 के रूप में या रूप प्रदान किया, ये कानूनी रूप दे दिया उनको। राष्ट्रपति अध्यादेश किसके उस पर जारी करते हैं, जो सरकार होती है, केंद्र सरकार। तो आप जानते हैं सभी लोग कि सरकार जो चाहे कि तत्कालीन जो कोई निर्णय लेने हो वो तुरंत सजेस्ट करेगी, राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करके कर देंगे। अगले 6 मंथ के अंदर आपको क्या होगा, उसको कानूनी रूप देना होगा। तो ये कानूनी रूप फिर दिया गया, ठीक है, 93 में।
तो अभी तक का क्या पूरा सिलसिला रहा, 1993 से पहले तक कुल मिला के 1 सदस्यीय निकाय रहा। मात्र कुछ दिनों तक ही किया गया था क्या, 2 सदस्यीय निकाय बनाया गया था, यानी 93 तक, यानी कि 25 जनवरी 1950 से लेकर के और कंटिन्यूसली आपका 93 तक, ठीक है, 93 तक 1 सदस्यीय निकाय ही बना रहा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा, इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अधिकार समान होंगे तथा उसके द्वारा कोई निर्णय सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाएगा, सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाएगा। तात्कालिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन ने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन ने इस अधिनियम की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तो देखिए इन्होंने क्या, टी.एन. शेषन साहब थे, इन्होंने क्या किया, बहुत सख्त चुनाव आयुक्त, आप जानते होंगे, सुने होंगे, बहुत सख्त चुनाव आयुक्त थे। तो इन्होंने क्या किया कि सरकार ने जो पॉलिसी बना दी, नियम बना दी कि बहुमत के आधार पर होगा, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो अगर दो व्यक्ति कहीं किसी के पक्ष में हैं तो गलत भी हो सकता है, देखिए किसी भी चीज़ के कई सारे सिम्टम, अकेले होने में भी दिक्कत है और बहुसंख्यक होने में भी दिक्कत है। तो इसको टी.एन. शेषन साहब सुप्रीम कोर्ट ले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भाई वो सरकार का पक्ष है, कि मिला की बात यही है, जैसे कि उसमें हुआ था कि भाई राष्ट्रपति महोदय चाहे तो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपने पहले वाले में देखा 89 में जो था वो गए थे वो भी कोर्ट में, तो वो कोर्ट से हार के आए। इसी तरह से यह भी कोर्ट में गए टी.एन. शेषन साहब, तो उसमें भी हार के आए कि सरकार जो चाहे वो अपना कर सकती है, उनके पावर में है, ठीक है। तो इतनी बात थी आपकी। तो कुछ 3 सदस्यीय मतलब निकाय जो आपके बनाए गए थे वो अप्रूवल हो गया था। अब इनकी पदावधि और इनके हटाने के संबंध में प्रावधान है जो कि हम अगले नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत, गैर परंपरागत, क्या है ये ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा है जिसे नवीकरणीय कहते हैं, कौन सा है जिसे अनवीकरणीय कहते हैं, या परंपरागत और गैर परंपरागत? पता है कुछ? बताइए। आजकल चर्चा तो बहुत रहता है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। थोड़ी बहुत हम लोगों ने बात भी किया था इस बारे में। वे ऊर्जा के संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे वो नवीकरणीय कहलाते हैं या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। और वे स्रोत जो समाप्त हो जाएंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, लाभप्रद नहीं है, वे आपके अनवीकरणीय और परंपरागत कहलाते हैं। जैसे कि कोयला,
जैसे कि पेट्रोलियम, ऐसे जो जीवाश्म है जैसे कि लकड़ी, ये सब आपकी क्या है, अनवीकरणीय है और साथ ही ये परंपरागत है। लेकिन सौर ऊर्जा और इसके अलावा आप देखेंगे कि वायु से जो हम पवन ऊर्जा उत्पादन करते हैं, जल विद्युत से उत्पादन करते हैं, बायोमास से उत्पादन करते हैं, ये सब आपके नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिन पर वर्तमान में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो आपके अनवीकरणीय हैं ये समाप्त हो जाएंगे। साथ ही इनके दोहन से आपको पता है कि इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा पॉल्यूशन, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है इन्हीं संसाधनों के दोहन की वजह से हो रहा है। लकड़ी के जलाने से, कोयले के दहन से, पेट्रोलियम के दहन से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। खास करके कार्बन की मात्रा बढ़ रही है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो रहा है। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जलवायु परिवर्तन होगा और उससे कितने ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो जो वर्तमान में विश्व के देश हैं सबका फोकस किस तरफ है, नवीकरणीय संसाधनों की तरफ, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा निर्भरता है, जो हमारा मतलब जो ज़रूरतें हैं वो किससे पूरी की जाए, नवीकरणीय संसाधनों से पूरी की जाए, सोलर ऊर्जा से पूरी की जाए, पवन ऊर्जा से पूरी की जाए, जल विद्युत से पूरा किया जाए। और इन सारे संसाधनों पर जो देश ज़्यादा ध्यान देगा या जिस देश में इन सारे संसाधनों का जितना ज़्यादा विकास होगा वो उतना ही ज़्यादा विकास करेगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो ऊर्जा की ज़रूरत है। जैसे क्लास चलानी है ऊर्जा चाहिए, मोबाइल चलानी है ऊर्जा चाहिए, खाना बनाना है ऊर्जा चाहिए, गाड़ी चलानी है ऊर्जा चाहिए। तो हर चीज़ को गर्मी में ठंडा करना है तो ऊर्जा चाहिए, ठंडी में गर्म करना है तो ऊर्जा चाहिए। तो बिना ऊर्जा के जीवन का तो कोई संकल्पना ही नहीं चल सकता। तो ऊर्जा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही ऊर्जा जिसके पास होगा वही आगे विकास करेगा और ये विकास का एक जरिया है, डेवलपमेंट का एक जरिया है ऊर्जा। और जितना ऊर्जा स्वच्छ होगा, जितना सुलभ होगा, जितना ज़्यादा उसकी पर्याप्तता होगी उतना ही ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में ऊर्जा की ज़रूरत है। और ये सारी आपूर्ति अगर स्वच्छ ऊर्जा से होगी, नवीकरणीय ऊर्जा से होगी तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए अच्छा होगा, पृथ्वी के लिए अच्छा होगा, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। और इन सारी ऊर्जाओं में नवीकरणीय ऊर्जा में आपको मैंने बताया सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, बायोमास है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरल ऊर्जा है और आगे आप देखेंगे हाइड्रोजन ऊर्जा भी इसी में आता है। संलयन से जो बनाए जाती ऊर्जा ये भी इसी में आते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा सुलभ है वो कौन सी ऊर्जा है, क्या आपको पता है? इन सारी ऊर्जाओं में जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है इसमें जो सबसे ज़्यादा सुलभ है, जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा सकता है वो कौन सी ऊर्जा है? हाँ, सौर ऊर्जा। खास करके उन देशों के लिए जहाँ पे उष्णकटिबंधीय इलाकों में जो देश है उनके लिए सबसे बढ़िया ऊर्जा का माध्यम क्या हो सकता है? सूर्य हो सकता है। अगर बात करें भारत की तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है? सूर्य हो सकता है, क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय देश हैं। और मैंने आप लोग से बात भी किया था कि हमारे जो देश है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन का रखा है एजेंडा, एम रखा है। कितना है? कितने गीगावाट बताया था मैंने आप लोगों को? याद है कुछ? 3 दिनों जो छुट्टी हुई, छुट्टी में सब भूल गए आप लोग, भुलाने का ही काम कर रहे थे क्या शिद्दत से कि कुछ भी याद ना रहे? 75 नहीं 100 36 इतना उतार चढ़ाव इन सब में, अभी सही जगह पे कोई नहीं पहुंचा। क्वेश्चन था कि नवीकरणीय जो हमारे सोर्सेज हैं इससे हम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे 2022 तक, तो 2022 तक कितने गीगावाट हम नवीकरणीय संसाधनों से उत्पादन करने वाले हैं? नवीकरणीय संसाधनों यानी कि सभी को 100 बस 175 गीगावाट 2022। पहले ये 36 था, जवाहरलाल नेहरू 2010 प्रोग्राम के तहत किया गया, बाद में उसको बढ़ा के 175 कर दिया गया। उसमें से कितना कितना है, किस क्षेत्र से कितना किया जाएगा, कुछ याद है? बताएं। 175 गीगावाट हम करने वाले हैं नवीकरणीय संसाधनों से। हमने इस बारे में चर्चा भी किया था कि किस नवीकरणीय संसाधन से कितना हम उत्पादन करेंगे, तो टोटल हमारा 175 होगा। इतना तेजी से विस्मृत होगा तो पेपर आते आते तक तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। शुक्र है एक ही महीने का गैप हुआ, अन्यथा आप लोगों को 0 हो जाता, मुझे फिर से
काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन सब में सबसे सुलभ है, ये सबसे सस्ता है और सबसे ज़्यादा किफ़ायती अच्छा है, क्योंकि इसके उपयोग से हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे मिट्टी पर, हमारे जल में या हमारे स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं है। जैसे आप कहेंगे जल विद्युत से भी तो नहीं होता, लेकिन जल विद्युत में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जल से हम जब विद्युत उत्पादन करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले तो उसके लिए पठारी या पर्वतीय क्षेत्र चाहिए, क्योंकि जो नदी है वो ऊंचाई से जब गिरेगी तभी टरबाइन फिट कर मिलेगा, और जितना ज़्यादा ऊंचाई होगा नदी की धारा है उतना ही तेजी से वो टरबाइन घूमेगा और विद्युत उत्पादन होगा। और अगर मैदानी बेल्ट है तो क्या वहाँ उत्पादन कर सकते हैं? विद्युत नहीं कर सकते, क्योंकि ऊंचाई कैसे बनाएंगे मैदानी बेल्ट में संभव नहीं है। संभव कहाँ है? पठारी क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में। तो पहले तो ये जो है एक तरीके से ये परेशानी है कि हमें ऐसा लैंड चाहिए जहाँ से ऊंचाई से गिरे, जैसे कि झरने। तो पहला तो ये, और दूसरा जब हम जो पानी के सोर्सेस होती हैं, क्योंकि जो टरबाइन है इस पर लगातार पानी गिरते रहना चाहिए, समान फ्लो में गिरते रहना चाहिए, तभी विद्युत उत्पादन होगा। ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा गिर रहा है, कभी कम गिर रहा है, कभी ज़्यादा नहीं, एक समान क्वांटिटी में गिरना चाहिए, समान वे में गिरना चाहिए, और उसके लिए पानी को स्टोर करना पड़ता है। और स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? नदियों में बांध बनाते हैं, बहुत ऊँची ऊँची बांध बना करके पानी को रोक देते हैं, उसके बहाव को रोक देते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। उसके पीछे कृत्रिम झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गोविंद सागर, ये सब क्या है? नदियों में डैम बनाने की वजह से ही ये सारे बने हैं। कृष्णा जो है अर्जुन सागर बांध, आप देखेंगे जवाहर बांध, आप देखेंगे गांधी सागर बांध, इंदिरा बांध, ऐसे करके बांध बनाएंगे ना, बांध के पीछे ऐसे बड़े बड़े झीलों का निर्माण हो जाता है और पानी बहुत दूर में बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। और जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तब हम उसमें से गिराते हैं और फिर पानी फ्लो में गिरता है और पर्याप्त मात्रा में गिरता है, फिर विद्युत का उत्पादन होता है। तो पानी गिराने के बाद नीचे टरबाइन लगा होता है, वो तेजी से घूमता है, उसमें पानी गिरता है और फिर विद्युत उत्पादन होता है। वो पानी जो उस प्रक्रिया से बच जाता है वो फिर हम या तो सिंचाई के उपयोग में लाते हैं या पीने के पानी के रूप में लाते हैं, या तो फिर वो समुद्र में चला जाता है। तो ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डैम बना रहे हैं, आप वहाँ पे नदी के पानी को रोक रहे हैं। वो कैसा पारितंत्र है? नदी लैंडिक है या लोटिक है? नदी कैसा पारितंत्र है? लैंडिक पारितंत्र है या लोटिक पारितंत्र है? मैंने बताया था ना, लैंडिक जलीय पारितंत्र, लोटिक जलीय पारितंत्र, याद है? लैंडिक किसे कहते हैं, लोटिक किसे? हाँ, लोटिक जो चलता रहता है, जिसमें गति पाई जाए वो लोटिक है, और जिनमें गति ना हो वो लैंडिक है, जैसे झील, तालाब, सागर, ये सब क्या है? आपके लैंडिक है। तो एक लोटिक पारितंत्र यानी कि इसमें गति पाया जाता है और इसका जो पारितंत्र है उस गति से ही मेंटेन होता है। और जब आप उस गति को रोक देंगे, अवरुद्ध कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इस पारितंत्र की जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उस नदी में बहुत सारे जीव जंतु हैं। आप उस पानी को रोक करके आप टरबाइन में गिराएंगे तो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। साथ ही जहाँ भी बांध बनते हैं, कभी कभी ये बांध जब टूट जाते हैं, अच्छे से रखरखाव उनका नहीं होता, तो टूटते हैं तो आसपास के जो इलाके होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा पानी इकट्ठा रहता है। और जो अचानक से टूटता है तो बाढ़ लेके आता है, जिससे बहुत ज़्यादा जन की हानि होती है। साथ ही ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। कहीं पर आप ऊँचा ऊँचा बांध बनाएंगे तो जाहिर सी बात है मिट्टी को देंगे तो अपरदन को बढ़ावा देंगे, आसपास के पेड़ पौधे वनस्पतियों को काटेंगे। साथ ही वहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं या तो वहाँ से विस्थापित कीजिए, और विस्थापन भी अपने आप में बड़ी समस्या है। दूसरी जगह घर देना, वो सारे सोर्सेज उनको देना, सदियों से वो वहाँ है, उन्हें हटाएंगे तो विरोध का सामना होता है, जिसमें आप देखते हैं अक्सर जो आपने सुना भी होगा कि जो नर्मदा नदी पर है बांध सरदार सरोवर, उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। बाबा आमटेक और ऐसे लोग इसके काफ़ी खिलाफ थे। तो ऐसी चीज़ें क्या करें? इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं, साथ ही इंसानों को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, उनके आवास को डिस्टर्ब कर रही है, जलीय पारितंत्र को डिस्टर्ब कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो इसलिए ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो सौर ऊर्जा है ये अच्छा है, इससे हम बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि यहाँ पे लैंड की कमी हो सकती है, क्योंकि हमें लैंड चाहिए। बड़े बड़े जो मिरर्स लगाए जाते हैं, जो फोटोवोल्टिक जो सेल लगाए जाते हैं, उसको लगाने के लिए हमें लैंड बड़े पैमाने पर चाहिए। और जिस लैंड पे ये सेल लगा दिए जाएंगे फिर वो उपयोग का नहीं रहेगा, क्योंकि उसके नीचे तो आप कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से लगा
और उतना तेज भी नहीं चल पाती, क्योंकि जैसे आप यहाँ से कोई चीज़ फेंकिए और कोई अवरोध ना हो तो वो तेज़ी से सीधा जाएगा, लेकिन आप यहाँ से फेंकिए और बहुत सारे अवरोध से उसको जाना हो तो वो टकराते टकराते उसकी स्पीड स्लो होगी, उसके रास्ते मुड़ेंगे, उसका रेशियो घटेगा। तो क्या होता है, ये हम जहाँ स्थल पे हैं यहाँ पे हवाएं पेड़ पौधों से, घरों से, दूसरे चीज़ों से टकराती हुई चलती है, तो उतना फ्लो भी नहीं चल पाती और उनकी क्वांटिटी भी घट जाती है। लेकिन आप देखेंगे समुद्रों के ऊपर तो कोई अवरोध नहीं होता, तो हवाएं बहुत तेज़ी से चलती है। इसीलिए आपने नाम में सुना होगा कि 40 डिग्री अक्षांश पे गरजता 40, 50 डिग्री अक्षांश पे जो है प्रचंड 50, 60 डिग्री अक्षांश पे चीखता 60 हवाएं चलती हैं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल नहीं है, जल है, वहाँ पे हवाएं बहुत प्रचंड वेग में चलती हैं, बहुत तेज आवाज़ करते हुए चलती है, इसलिए उनका ऐसे नाम रखा गया। जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड ज़्यादा है, ऐसे मॉल, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण है, यहाँ पे हवाएं इतनी तेजी से नहीं चल पाती हैं। तो ये जो आपकी हवा है, अगर आपको पवन से उत्पादन करना है तो क्या यहाँ आप पवन चक्की लगा के उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको वैसा इलाका चाहिए, या तो पठारी और पहाड़ी इलाका हो, क्योंकि एक ऊंचाई के बाद जो हवा है उसको यहाँ पर भी कोई गति अवरोध नहीं करेगा, लेकिन ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और पहाड़ियों और पठारों पे चूँकि ऊंचा इलाका होता है, उस पर लगाने के बाद फिर वो जो एक इलाका होता है जहाँ पे हवा निरंतर चलती रहती है, ऊपर भी वो मिल जाता है। जैसे आप देखेंगे क्षोभ मंडल में जो क्षोभ सीमा है उसके नीचे जेट हवाएं चलती हैं, जिसकी खोज अमेरिका ने किया था जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस समय जो अमेरिका ने ढूंढा था जेट स्ट्रीम को, और ये क्षोभ सीमा के नीचे चलती हैं जेट स्ट्रीम, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो ऐसे ही स्थल पे भी एक सीमा के बाद हवाओं में कोई अवरोध नहीं आता और हवाएं तेज गति से चलती है। जैसे आप देखते हैं कि हवाई जहाज वगैरह उड़ाया जाता है तो कभी कभी कहते हैं कि मौसम संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हवाएं ऊपर चलती रहती हैं, लेकिन बादल वगैरह बनने का जो संभावना है वो क्षोभ मंडल में है, और जब वो क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल में चले जाते हैं तो दिक्कत नहीं होता। लेकिन एक बार जब ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं उस दरमियान खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं नीचे वाले मंडल में चलती रहती हैं। तो जो हवा है ये हमें हर जगह नहीं मिल पाता, या तो पठारों में मिलेगा, या तो पहाड़ों में मिलेगा, या कोस्टल एरियाज में मिलेगा। बाकी अन्य जगहों पे हम हवा से विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सीमित इलाके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। लेकिन सूर्य आप देखिए हर जगह है, कहीं भी कोई अपनी छत पर इस तरह की चीज़ें लगा करके कहीं भी लगा करके उत्पादन कर सकता है। तो जो सूर्य है ये हमारे लिए ज़्यादा सुलभ है। नदी का आपको समझ में आ गया होगा कि उसके लिए भी पठारी पहाड़ी इलाका होना चाहिए, साथ ही वो जलीय पारितंत्र के आसपास के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है। और इसके अलावा बायोमास भी है, जिसमें हम अपशिष्टों को जला करके उत्पादन करते हैं, और साथ ही भूतापीय ऊर्जा। और भूतापीय ऊर्जा भी सब जगह समान नहीं है, हर जगह नहीं मिलता भूतापीय ऊर्जा, कहीं कहीं भी इसके सोर्सेस है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार हर जगह नहीं होता है, जो गर्म जल के सोते हैं वो हर जगह नहीं मिलते हैं। जहाँ ऐसी सिचुएशन मिलेगी वहीं आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करना तो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ जो चीज़ें हैं हर जगह उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा इसीलिए जो सुलभ माना जाता है वो सौर ऊर्जा को माना जाता है। साथ ही ज्वारीय ऊर्जा की बात करेंगे तो ज्वारीय ऊर्जा भी आप वहीं उत्पादन कर सकते हैं जहाँ पर कोस्टल एरिया में खाड़ी जैसी संरचना होती है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो आता है गुजरात के इलाके, यहाँ पे आप उत्पादन कर सकते हैं, जो आपके ज्वार आते हैं यहाँ उत्पादन कर सकते हैं। कच्छ की खाड़ी में भी ऐसे अंदर दरिया हुआ है तो यहाँ उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ जो आपका सुंदरबन का डेल्टा है यहाँ उत्पादन कर सकते हैं। बाकी के इलाकों में अगर आप चाहें तो उत्पादन नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि जो ये कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये संरचना बन रही है और आप यहाँ से
और आपको स्पेस मिले तो वहाँ तक जाते जाते कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आप अचानक से बहुत तेजी से आने और आपको रोक दिया जाए तो जाहिर सी बात है जो रोकेगा उसको भी धक्का लगेगा और आपको भी धक्का लगेगा। ऐसे में जो वाटर्स है ये जब आते हैं तो यहाँ अंदर तक जाते हैं, लेकिन अगर बांध बना के यहाँ रोक दिया गया तो ये फिर यहाँ पर तेजी से प्रेशर करते हैं और लहरों का जो रेशियो है वो उठने लगता है और ये थोड़ी देर में काफ़ी जो है दबाव बनाने लगते हैं और ऐसे में यहाँ जो बांध रहता है उसको खोल दिया जाता है, टरबाइन लगा रहता है और फिर ये जो वाटर है इसके फ्लो से टरबाइन घूमने लगता है तेजी से, चूँकि पानी अब अंदर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर जो टरबाइन है वो तेजी से घूमने लगता है, विद्युत का उत्पादन होता है। ये जो पानी अचानक से छोड़ा गया ये बहुत तेजी से अंदर गया, इसने टरबाइन को घुमाया, विद्युत उत्पादन हुआ, ये अंदर तक गया और वापस से लौटा। क्वांटिटी ज़्यादा थी तो तेजी से गया और फिर तेजी से लौटेगा भी। तो जब तेजी से लौटता है तो फिर से क्या करते हैं, इस टरबाइन को फिर से उल्टा घुमाता है। एक बार गया तो ऐसे ऐसे घुमाया, अब उधर से लौटा तो ऐसे ऐसे घुमाया, तो दोनों प्रक्रिया से विद्युत उत्पादन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए ऐसा इलाका चाहिए जो खाड़ी नुमा संरचना बनाता हो। ऐसे कई जगहों पे आप कैसे बना पाएंगे, आपको बांध बनाने के लिए संरचना ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा। तो ये जो स्थिति है ये भारत में कच्छ में बनता है, मन्नार की खाड़ी में बनता है, सुंदरबन के डेल्टा में बनता है, अन्य जगहों पर इसका बहुत ही कम संभावना देखने को मिलता है। तो ये भी आप देखेंगे इससे भी बहुत ज़्यादा हम उत्पादन नहीं कर सकते कि हाँ सबकी ज़रूरतें इसी से पूरी हो जाए। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास तो कोस्टल एरियाज नहीं है, वो तो इसका उपयोग नहीं कर सकते, जैसे नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, ऐसे बहुत सारे होंगे जो लैंड लॉक कंट्री होंगे, तो ना तो ज्वारीय उत्पादन कर सकते ना तरंग उत्पादन कर सकते हैं, तो अब उन्हें दूसरे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसे भारत में संयोग से आप देखेंगे कि हर तरह के नवीकरणीय संसाधनों का माध्यम बन जाता है, कम ज़्यादा हो सकता है, जिसमें से सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा हमारे लिए सुलभ है। उसके बाद इतने लंबे चौड़े कोस्टल एरियाज में हम जो हवा से चलने वाले टरबाइन होते हैं वो लगा करके विद्युत उत्पादन करते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये काफ़ी अग्रणी है। साथ ही ज्वारीय ऊर्जा के लिए भी हमारे पास कोस्टल एरियाज हैं, इस तरह का संरचना बनता है, वहाँ से उत्पादन कर लेते हैं। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन में भी हमारे पास उपलब्ध है काफ़ी स्थिति, क्योंकि हमारे पास पठार भी है और पहाड़ भी है, हम दोनों जगह से उत्पादन कर लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा का संयोग भी कई जगह भारत में होता है, खास करके हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों में जो है भूतापीय ऊर्जा का कई जगह से होता है, जहाँ से उत्पादन हो जाता है। बायोमास तो पता है कि कितना ज़्यादा कृषि से शहरों से अपशिष्ट निकलते हैं और उसी अपशिष्टों को जला करके या उसी अपशिष्टों को हम जो है वैज्ञानिक विधि से उपयोग करके उत्पादन कर लेते हैं विद्युत का, जो आपका बायोमास कहलाता है। इसके अलावा आप देखेंगे आपका जो नाभिकीय संलयन, आपने देखा होगा जितने भी तारे होते हैं सब में क्या होते हैं, नाभिकीय संलयन, सूर्य में भी नाभिकीय संलयन होता है और इस क्रिया से बहुत तेजी से ऊर्जा विमुक्त होता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होता है या निकलता है। और आपने सुना भी होगा चाइना ने अपना कृत्रिम सूर्य बना लिया, कृत्रिम चांद बनाने की बात भी चल रही है और फ्रांस में भी कृत्रिम सूर्य बनाया जा रहा है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, भारत, यूरोपीय कंट्रीज है, जापान है, रूस है, ये सारे जो देश हैं मिल करके काम कर रहे हैं। और ये जो कृत्रिम सूर्य है ये फ्रांस में बनाया जा रहा है। ये कृत्रिम सूर्य जब बनके तैयार हो जाएगा तो आसपास के जितने भी देश हैं, साथ ही अन्य देशों को भी ऊर्जा का ये क्या करेगा, पूर्ति करेगा और इस ऊर्जा से लोग अपना जो भी काम है उसको करेंगे। ये नवीकरणीय संसाधन का एक जरिया होगा। लेकिन हाँ, जहाँ भी सूर्य बनेगा जाहिर सी बात वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, वहाँ का जलवायु, वहाँ का मौसम बदलेगा, वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। लेकिन इससे फायदे बहुत हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे देशों का जो ऊर्जा संकट है वो दूर हो जाएगा। साथ ही नवीकरणीय संसाधन होगा जो नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा ये कभी नहीं समाप्त होने वाला क्रिया होगा। तो अभी ये देखिए कितना सक्सेस होता है, लेकिन इसमें जो है वर्तमान में बहुत सारे जो देश हैं वो लगे हुए हैं कि ये जो काम है ये पूरा हो और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास ऊर्जा मिल सके। इसके अलावा एक और नाम आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोजन। इसको भविष्य का भी कहते हैं, भविष्य की ऊर्जा या भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन के जलने से आपको पता है उप उत्पाद के रूप में वाटर बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि इनमें से कौन सा है जो स्वच्छ ईंधन है। अगर उसमें हाइड्रोजन ऑप्शन में होता है तो हाइड्रोजन ही सही होता है। स्वच्छ इसलिए है क्योंकि जब इसे हम जलाते हैं तो वो हमें जल प्राप्त होता है और जल आपको पता है कि कहीं से भी हानिकारक
लिए जो है उसका उपयोग करते हैं। तो इन शैवालों से भी विद्युत उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन ये टेक्निक अभी काफ़ी महंगा है। अभी इस पर विश्व के बहुत कम ही देश काम कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है। भारत भी इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। भारत अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो सौर ऊर्जा के उत्पादन में कर रहा है, साथ ही पवन ऊर्जा के उत्पादन में कर रहा है। लेकिन एक ये भी सोर्स है कि आपके जो एलईडीज होते हैं, जो आपके शैवाल होते हैं, इनका उपयोग करके हम ऊर्जा का उत्पादन करें। ये टेक्निक काफ़ी महंगी है, लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या मतलब कहाँ तक ये जाता है। फिलहाल ये भी एक आपका ऊर्जा का सोर्सेज है, याद रखिए इम्पॉर्टेंट है। तो बात कर रहे थे नवीकरणीय संसाधनों का। नवीकरणीय संसाधनों में हमने बात किया सौर ऊर्जा का, और सौर ऊर्जा उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है विद्युत उत्पादन करने का, ऊर्जा उत्पादन करने का, जिसमें से भारत भी एक है। इसलिए भारत का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन का लक्ष्य है वो आपका सौर ऊर्जा से है, जिसमें से 100 गीगावाट 2022 तक में उत्पादन करने वाले हैं। और भारत ने अपनी INDC में ये भी लिखा है कि 2020 तक हम अपने टोटल ऊर्जा का जो खपत है उसमें से 40% जो ऊर्जा है वो हम नवीकरणीय संसाधनों से ही प्राप्त करेंगे। साथ ही भारत ने ये भी लक्ष्य रखा है कि 2020 तक हम 250 से 300 टन कार्बन सिंक का निर्माण करेंगे। कार्बन सिंक किसे कहते हैं? कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक किसे कहते हैं? एक होता है कार्बन सोर्स, दूसरा होता है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या है और इसके मैंने प्रकार भी बताए थे आपको, सिंक भी बताया था, प्रकार भी बताया था। क्या चीज़? जो हाँ जिससे कार्बन निकलता है वो सोर्स है, हाँ, और जो कार्बन को स्टोर करे वो सिंक है। जैसे जैसे कौन कार्बन को बचाता है? पेड़ पौधे। बिल्कुल, स्थल में जो पेड़ पौधे हैं वे कार्बन को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। कार्बन को लेने के बाद ऑक्सीजन बनाते हैं, तो कार्बन में क्या है? अवशोषक है। इसलिए कि कौन सा कार्बन सिंक कहा जाता है? ग्रीन कार्बन सिंक। स्थल में जो पेड़ पौधे हैं हम इन्हें ग्रीन कार्बन सिंक कहते हैं, और जल में उसको कौन सा कार्बन सिंक? ब्लू कार्बन सिंक। ये आपके दो तरह के कार्बन सिंक हैं, ग्रीन कार्बन सिंक और ब्लू कार्बन सिंक। तो हमने ये भी लक्ष्य रखा अपनी INDC में कि आने वाले समय में 2030 तक हम 250 से 300 टन कार्बन सिंक का निर्माण करेंगे। यानी कि ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी चीज़ों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में है वो पौधे उसको एब्जॉर्ब करने, सिंक का काम करे। ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोग को जानते हैं। तो ये हमारी INDC का हिस्सा है। साथ ही जो सौर ऊर्जा है उससे विद्युत उत्पादन दो तरह से किया जाता है। एक तो तरीका होता है कि मिरर जो है लगाया जाता है और उस मिरर से किरणें टकराती हैं और पानी होता है, पानी जो है वो बॉयल होता है, और जब पानी बॉयल होने लगता है तो हम उससे विद्युत उत्पादन करते हैं। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है ये बेंगलुरु वगैरह में बड़े पैमाने में लाया जा रहा है, जहाँ पे मिरर की सहायता से पानी को बॉयल किया जाता है और फिर विद्युत उत्पादन किया जाता है। इससे जो विद्युत उत्पादन होता है ये AC होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। लेकिन जो ये सीधे फोटोवोल्टिक सेल लगा करके और सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सीधे विद्युत उत्पादन होता है, बल्ब जलने लगते हैं, ये आपके डायरेक्ट करंट होते हैं। और ये जो है उन सेलों से ही डायरेक्ट जो सूर्य की ऊर्जा आती है उसको जो है करंट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो दो तरीके से, एक तो पानी को बॉयल करके और दूसरा जो ये लगा दिए जाते हैं प्लेट्स, इनसे जो उत्पादन होता है ये आपकी डायरेक्ट होती है, और जो आपके पानी बॉयल करके होता है वो आपकी अल्टरनेटिव होते हैं। तो दो तरह से सूर्य से किया जाता है। पवन का आप जानते ही हैं, कोस्टल एरियाज में, पहाड़ों पर या पठारी इलाकों में बहुत ऊंचे ऊंचे खंभे नुमा संरचना होती है जिसमें 3 बड़ी बड़ी पत्तियां लगी होती हैं, और ये जो पंखे होते हैं पत्तियों वाले ये हवा के संपर्क में आने से घूमते हैं, और ये जितना तेजी से घूमेंगे उतना ही तेजी से वो विद्युत उत्पादन करेंगे। और वो जो विद्युत उत्पादन होता है जो पंखी बनी होती है, जैसे आप देखेंगे कि ऐसे बड़े बड़े खंभे, अगर आपने साउथ की मूवीज देखी होगी तो आपको इस तरह के खंभे उसमें देखने को मिले होंगे, क्योंकि वो कहाँ पे पठारी इलाके में पड़ता है। साउथ में पठार बहुत है, तो वहाँ पे ये खंभे आपको देखने
में ज्वार भाटा आते रहते हैं, हवा भी आती रहती है, तो वहाँ पे कोस्टल एरियाज में हम पानी के अंदर, पानी के बाहर कहीं भी इस तरह के जो है चीज़ों को लगा करके विद्युत उत्पादन कर लेते हैं। ये आपके दूसरा है। तीसरा जल का मैंने आपको बता ही दिया कि पठारी और पर्वतीय इलाकों में आप जो है बांध बना करके टरबाइन में पानी गिरा करके विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें से आपने लक्ष्य भी रखा है कि लघु विद्युत जो हमारी परियोजना है उससे हम 5 गीगावाट विद्युत उत्पादन करेंगे। इसके अलावा आपके हैं बायोमास। बायोमास में जितना भी खेतों से कचरा निकलता है, जो वनस्पतियों के टूटे हुए या बचे हुए डंठल होते हैं, जैसे धान निकालने के बाद पूरा पौधा बच जाता है, गेहूँ निकालने के बाद अगर किसी के घर में जानवर नहीं है, उसका भूसा नहीं बना रहा है, तो भी डंठल क्या करते हैं, बच जाते हैं, तो या तो किसान उसे जला देते हैं या फिर वो खेतों में वापस डाल दिया जाता है। तो ये जो अपशिष्ट होते हैं इनका उपयोग करके हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही शहरों से इतना ज़्यादा जो कचरा निकलता है, इसमें से प्लास्टिक को निकाल करके बाकी कचरों का हम उपयोग करके विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। ये बायोमास ऊर्जा में आते हैं। साथ ही कृत्रिम सूर्य का कॉन्सेप्ट आपने सुना ही होगा कि आजकल कृत्रिम सूर्य चांद बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन के बारे में भी आपने देखा। ये सारे आपके जो है नवीकरणीय संसाधन हैं। साथ ही आपका जो भूतापीय ऊर्जा है, आप जानते हैं पृथ्वी का जो कोर है वो बहुत गर्म है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पृथ्वी के कोर का। साथ ही आपने देखा बहुत सारे रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं वो भी धरती के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें यूरेनियम है, थोरियम है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो ऊर्जा मुक्त करते हैं। और इसी वजह से धरती के अंदर आप देखते हैं कि मैग्मा पाया जाता है, जो पिघली हुई तरल अवस्था में रहता है और काफ़ी हॉट होता है। जब कहीं ये पृथ्वी की सरफेस को कमजोर पाता है तो तोड़ करके बाहर निकलता है, जिसको हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। तो इस तरह से गर्म पानी के सोर्सेज और गर्म जो सोर्सेज हैं वो धरती के अंदर विद्यमान हैं और जो कहीं कहीं हमें मिलते हैं। जैसे आप देखिए मणिकर्ण नामक स्थान जो है वहाँ से भूतापीय ऊर्जा मिलता है। साथ ही आपके लद्दाख में भी इस तरह के सिचुएशन बनते हैं जहाँ से भूतापीय ऊर्जा हमें मिलता है। तो ये आपकी भूतापीय ऊर्जा हो गई। इसके अलावा पावर ऊर्जा आपने देख ही लिया है। हाँ, क्या चीज़ फिर बोलिए बाबू, क्या कह रहे हैं? आवाज गूंज रहा है ना, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। एथेनॉल, हाँ ये भी जो एथेनॉल है ना, जो मतलब ये क्या है, जीवाश्म ईंधनों में मिला करके उपयोग किया जाता है, लेकिन वो नवीकरणीय संसाधन भी अभी नवीकरणीय मतलब जो पूरी तरह से स्वच्छ है। एथेनॉल का क्या करते हैं, डीजल में, पेट्रोल में, ऐसी चीज़ों में मिला करके उपयोग करते हैं ताकि वो कम हानिकारक हो जाए, वो जो है हमारे लिए उतना ज़्यादा हानिकारक ना हो। लेकिन ये सब आपके बिल्कुल स्वच्छ है, ये आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। ये सारे आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है। साथ ही है आपका ओशियन मतलब जो है ओटेक, नाम आप लोगों ने सुना होगा, समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण। ओशियन थर्मल जो एनर्जी होता है इसको बनाया जाता है। ये काफ़ी एग्जाम में आता है कि ओटेक क्या है। तो जो ओटेक है ये समुद्र में, आप जानते हैं कि जो हमारा समुद्र है बहुत गहरा होता है। जो प्रकाश है ये समुद्र में 200 जो है मीटर तक की गहराई
संवहनीय वर्षा कहाँ होगा? उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही होगा, क्योंकि गर्मी यहाँ होगा, टेम्परेचर होगा, तभी जल वाष्प बनेगा, ये दूसरी जगह नहीं होगा। ऐसे ही ओटक से विद्युत उत्पादन भी अगर आपको करना है तो उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही समुद्र में कर पाएंगे, जहाँ भी ऊपर का जल से 20 डिग्री सेल्सियस का अंदर जाने पे आना चाहिए। अगर इस तरह का अंतर मिल रहा है तो यहाँ पे टरबाइन लगाया जाता है, जल की सतह पर टरबाइन लगाया जाता है। ये जो वाटर है, ये जब जल वाष्प बन के ऊपर उठता है तो उससे टरबाइन घूमता है और विद्युत उत्पादन होता है। फिर ये पाइप मतलब जो है लगा करके नीचे से पानी निकाला जाता है, जहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, और इस 10 डिग्री सेल्सियस पानी को ला करके फिर इस 30 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में ऊपर से उस टरबाइन पे गिराया जाता है। तो ये प्रोसेस के द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। इसमें जल भी फिल्टर होता है, पानी जैसे वाष्पीकृत होने के बाद पानी क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से जो पानी वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है, टरबाइन घूम रहा है, भाप में भी तो ताकत होती है, तभी तो इंजन चला था। तो उस भाप से जो टरबाइन चल रहा है उससे विद्युत उत्पादन हुआ। साथ ही जो भाप ऊपर जा रहा है, हम फिर ये 10 डिग्री वाला वाटर डाल करके उसको ठंडा कर दे रहे हैं, तो शुद्ध पानी के रूप में हमें संघनित होकर मिल जाता है। तो हम उसको पीने के पानी के रूप में उपयोग ला सकते हैं। और इस तरह से जो पानी का सप्लाई है वर्तमान में जो भारत का लक्षद्वीप है वहाँ पर किया जाता है। ओटेक जो विधि है इसके द्वारा विद्युत उत्पादन भी होता है, साथ ही पानी फिल्टर करके वहाँ के लोगों को पीने के लिए भी दिया जाता है। ये विधि भी महंगी है और थोड़ी सी टेक्निकल है, तो इसका उपयोग भी हर कोई नहीं कर सकता है जिसके पास संसाधन होंगे। साथ ही उष्णकटिबंधीय इलाकों में वो रहने वाला होगा तो भी इस विधि का उपयोग कर सकता है। इस समझ में आया? ओटेक 20 डिग्री टेम्परेचर का अंतर होना चाहिए, ऊपर वाष्प बनेगा, नीचे से पानी लाएंगे, फिर उसके ऊपर फिर डालेंगे, वाष्प से ही आपका टरबाइन चलेगा। लेकिन फिर जब उस वाष्प को ठंडा करेंगे तो उस जल का उपयोग करके हम फिर से पीने के पानी के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। यही ओटेक टेक्निक है जिसका आप उपयोग वर्तमान में भारत के लक्षद्वीप में किया जा रहा है। ऐसे ही सोलर सिटी, सौर ऊर्जा शहर का निर्माण किया जा रहा है भारत में। जो है गिने चुने कुछ ऐसे शहरों को दिया जाएगा जिसमें प्रत्येक राज्य से कम एक शहर दिया जाना चाहिए। एक से अधिक भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है ना कि हम 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो यूपी के ही थे। यानी कि हर राज्य से कम एक तो होना ही चाहिए, अधिकतम जितना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन हर राज्य में छोटा या बड़ा एक ऐसा होना चाहिए शहर जो स्मार्ट हो। ऐसा लक्ष्य हमारा। ऐसा ही हमने एक और लक्ष्य रखा है कि हर राज्य का कम से कम एक शहर तो ऐसा होना चाहिए जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित हो। वहाँ का परिवहन, वहाँ की दुकानें, वहाँ का घर, वहाँ की फैक्ट्री, हर चीज़ सोलर से चलना चाहिए। वहाँ पे कोई और विद्युत का उत्पादन या उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा भी हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में हम हर राज्य का कम से कम एक शहर जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित करेंगे। कम से कम एक शहर तो होना ही चाहिए। टोटल 60 शहरों को हमने लक्ष्य में रखा है। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके पास? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हमने 60 शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि लगभग अगर 28 राज्य की बात करेंगे तो एक राज्य में कम से कम 2 शहर तो होने ही चाहिए। तो ये हमने लक्ष्य रखा है 60 शहरों का, जिसमें से कम एक तो आपका एक राज्य से कम एक होना ही चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये उष्णकटिबंधीय जो देश हैं इन्हीं का आपस में समझौता है। उष्णकटिबंधीय देश मिलकर के सूर्य से विद्युत उत्पादन करेंगे और उससे पर अपनी निर्भरता बनाएंगे। इसमें जो लीड रोल में है वो है भारत और फ्रांस। यहीं के यानी कि हमारे जो नियम है मोदी जी और जो फ्रांस के हैं, इन्हीं दोनों लोगों का इसमें मेन जो है रोल है, और इसी वजह से इन्हें आज हीरो ऑफ एनवायरनमेंट का पुरस्कार भी दिया गया था। और इसका जो मुख्यालय है आपके हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि एक संगठन का मुख्यालय हमारे देश में है जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है, और इसमें जितने भी उष्णकटिबंधीय देश हैं वे सारे शामिल हैं। खास करके महत्वपूर्ण जो देश हैं वे शामिल हैं जिन्हें सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना है। तो ये परियोजना भी है हमारा कि हम विद्युत उत्पादन करेंगे। इसके लिए हम बहुत सारे जो देश हैं उनका मदद भी ले रहे हैं। तो ये सब आपके जितने भी मैंने आज डिस्कस किए हैं ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन है या इनको
तो आज आप लोगों का जो इन्वायरमेंट है ये खत्म हो गया है। अब आप लोगों का कल से जो है नया सब्जेक्ट शुरू होगा। तो ये आपका रहा आज का क्लास। चलिए 2-4 क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत प्रकाश वोल्टिक इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरा है, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। पहला सही है। ये थोड़ा सा तथ्य वाला है, तो आप लोगों के लिए मतलब जो दिक्कत कर रहा होगा। इसमें एक भी सही नहीं है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा से शुल्क होता है ये नवीकरणीय मंत्रालय के दिन आता है ना, तो ये इसलिए दूसरा गलत हो गया। और पहला भी आपका गलत है, जो इसमें कह रहा है कि तीसरा, तो ये आपका तीसरा भी मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये बदलता रहता है, जो डाटा है ये बदलता रहता है। ये करंट, जैसे IAS का क्वेश्चन है तो IAS का क्वेश्चन करंट बेस्ड भी हो जाता है कभी, तो ये करंट बेस्ड था, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है आपका, बताइएगा, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इन उद्योगों के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं हैं? क्वेश्चन समझ में आया? शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं हैं? तो पहला है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्र में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा, शैवाल आधारित ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग है के हेतु निर्माण पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की जरूरत। पहला कह रहे हैं कि शैवालों से अगर आप उत्पादन करना चाहते हैं विद्युत का, तो ये सिर्फ जल में संभव है, स्थल पर नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि अगर आपको शैवालों से विद्युत उत्पादन करना है तो उच्च प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग तकनीक आपको पता होनी चाहिए। तीसरा सही है ना, पहला गलत है।
सही नहीं है, बी सही नहीं बताना है। सही नहीं है। हाँ, तो इसमें से जैव ईंधन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला था कि जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल है। दूसरा है यह लागत प्रभावी है। तीसरा है जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। और चौथा है कि जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। कौन सा गलत है? दूसरा है कि जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। यही सही। ये गलत है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, किसमें लागत नहीं लगता, तो ये गलत है। बाकी सब सही। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पहला है डीजल, दूसरा है कोयला, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है मिट्टी का तेल। हाइड्रोजन अभी बताया, ये जलेगा तो जल निकलेगा, जो कि नुकसानदेह नहीं है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावित है? पहला है सौर शक्ति, दूसरा है लघु जल विद्युत शक्ति, तीसरा है जैव पुंज शक्ति, चौथा है अपशिष्ट से अर्जित शक्ति। ए सौर ऊर्जा, इसके बारे में बात भी हुई थी। आज के लिए रहने देती हूँ, कल से क्लास मिलेगा। कल मैं आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी हो सकता है कि आपकी कॉलेज की बात ज्योग्राफी